हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिकली और इजी वे में पढ़ाया जाता है रिगार्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड ऑल द अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर मेडिकल फील्ड। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। हम अलग अलग पार्ट्स में इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, डीएनए, आरएनए, देयर टाइप, ट्रांसक्रिप्शन, एवरीथिंग। ओके, तो स्टार्ट हम करते हैं बेसिक से। तो स्टार्ट होता है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक हमारा होता है डीएनए एंड सेकंड हमारा होता है आरएनए। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है ये हमारा रिजर्व बैंक है फॉर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फीड होती है एंड आरएनए में हमारा क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये क्या करता है? डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड। तो ये काम है आरएनए का। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। इसके बाद काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आती है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है, यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड लिखा है, यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है, तो इसे इस तरीके से ही समझना। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स में हमारा क्या है? फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, बेस। उसके बाद पेंटोज शुगर। शुगर को पेंटोज शुगर क्यों बोला गया? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो इस वजह से इसे पेंटोज बोला गया है। तो पेंटोज शुगर हमारा इसमें इंक्लूडेड होता है एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब हम देखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे कौन कौन से हैं? एक हमारा प्यूरीन हो गया एंड सेकंड इज पिरिमिडीन्स। और ये दोनों प्यूरीन एंड पिरिमिडीन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा इनका। ठीक है, इस तरीके से क्लोज्ड रिंग होते हैं, ना कि ओपन इस तरीके से होता है। ये हमारे ये नहीं होते, ये एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक नहीं होते। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम इन्हें बोल सकते हैं प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन में हमारे आता है दो है, एडेनाइन एंड ग्यूनिन। ठीक है, और पिरिमिडीन हमारे पास आता है थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन में जो याद रखने वाली बात ये है कि जो तो प्यूरिन्स है ये डीएनए में भी सेम होते हैं और आरएनए में भी सेम होते हैं, बट हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जब बात आती है पिरिमिडीन की। आपका साइटोसिन दोनों में ही यूज़ होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। ठीक है, फ़र्क आ जाता है यूरासिल एंड थायमिन। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे आरएनए आएगा वहाँ यूरासिल होगा, थायमिन नहीं होगा। ठीक है, आरएनए में यूरासिल और जहाँ पे डीएनए होगा वहाँ पे थायमिन होगा, यूरासिल नहीं होगा। आरएनए यूरासिल एंड डीएनए थायमिन, ये बात याद रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। तो इनकी बेस पेयरिंग कैसी होती है? प्यूरिन्स की पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग होती है। ठीक है, इसकी इसके साथ पेयरिंग होती है। कैसी होती है? एडेनिन आपका दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा, टी और यू के साथ। ठीक है, अगर तो डीएनए है तो एक ही पेयरिंग टी के साथ होगी, अगर आपका आरएनए है तो एक ही पेयरिंग यू के साथ होगी। दूसरा आपका क्या है? ग्वानिन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी पेयरिंग होती है। और उसके बाद ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे।
साइड, किस चीज़ को साइड कर दिया? 3 चीज़ें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो इसने साइड पे कर दिया फॉस्फेट ग्रुप को। तो क्या बचे? फॉस्फेट को साइड पे कर देने के बाद हमारे जो बचे नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब 2 चीज़ें रह जाती हैं तो न्यूक्लियोसाइड। अब इसके बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है उनके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और डीएनए में ये सारे एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरलिंक है वो देखेंगे। नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, यही 3 थे न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को हमने साइड पे कर दिया था। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, ठीक है। हम देखेंगे इनके साइटोस्केलेटन कैसे हैं। आगे जो एडेनिन, गुआनिन जो भी आएंगे उनमें साइटोस्केलेटन सेम ही रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। प्यूरिन का जो साइटोस्केलेटन है 6 मेंबर रिंग है आपका यहाँ पे, अटैच विथ 5 मेंबर रिंग, ओके। और 6 मेंबर रिंग है, वहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये याद रखना है। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पे लगा, एक छोड़ के फिर थर्ड पे लगा है, यहाँ पे फिर 7th एंड 9th पोजीशन पे लगा है नाइट्रोजन, ठीक है। प्यूरिन में हम नेमिंग कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये याद रखना है। प्यूरिन्स में हम एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है, नंबरिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और पिरिमिडिन में हम क्लॉकवाइज करते हैं। घड़ी कैसे? ऐसे ही घूमती है ना घड़ी, तो इस डायरेक्शन में, तो इसे हम क्लॉकवाइज बोल देते हैं, और जो ऐसे है वो हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, पिरिमिडिन क्लॉकवाइज है, प्यूरिन एंटी क्लॉकवाइज है। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, ये रिंग हमारी कंप्लीट हुई। फिर 6 के बाद 5 मेंबर रिंग में गए, 7 8 9, ओके। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है यहाँ पे। अभी ऐसे ही हम देखेंगे पिरामिडिन में। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था? क्लॉकवाइज, तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन था, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें क्लियर है इनके साइटोस्केलेटन के बारे में। प्यूरिन में अगर हम बात करें तो एडेनिन एंड गुआनिन, ये 2 प्यूरिन में आएंगे। हमने पहले क्या किया? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेना है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद सिंपल से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के बाद मैंने जिस तरीके से याद किया था, एडेनिन में डी आता है, हम डी ऐसे ही लिखते हैं ना, स्मॉल डी। तो मैंने कैसे याद किया था कि डी और 6 एक दूसरे से सिमिलर है, तो 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आ गया। तो 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी थी, अभी हमने देखा, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की, तो 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आ गया हमारे एडेनिन पे, ठीक है। डी स्मॉल डी, इसका उल्टा कर दो, 6 हो गया, तो 6 पे अमीनो ग्रुप आ गया आपका। उसके बाद है गुआनिन, ठीक है। गुआनिन की अगर बात करें तो इसमें अब क्या हो गया है, नंबरिंग कर देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गुआनिन ने क्या किया? 6th पोजीशन के अमीनो ग्रुप को 2nd पे ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। अमीनो ग्रुप है बट इन 2nd पोजीशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा गुआनिन हुआ। नाम कैसे हो गया हमारा? अब हम देखें, फर्स्ट 2, तो 2nd में अमीनो ग्रुप है तो 2 अमीनो, 6th में हमारा ऑक्सी ग्रुप है तो 6 ऑक्सी। साइटोस्केलेटन तो हमारा प्यूरिन का ही है, तो प्यूरिन 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। नेमिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ये गुआनिन था, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्यूरिन हुआ।
नंबरिंग जरूर याद रखनी है और साइटोस्केलेटन, फिर आप ये इजीली बना सकते हो। ओके, उसके बाद पिरिमिडिन की अगर हम बात करें तो ये हमारा साइटोस्केलेटन, क्लॉकवाइज हमने इनकी नेमिंग करनी है। और उसके बाद साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, हमने साइटोस्केलेटन इसमें लिख लिया है, बना लिए हैं। उसके बाद इनकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो मैंने ये तीनों को ऐसे लर्न किया है कि CTU। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो CTU हमारा पिरिमिडिन में आ रहा है। तो साइटोस्केलेटन बना लेने के बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑक्सी ग्रुप आ जाएगा एंड फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन। ठीक है, ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है। ये चीज़ याद रखना है कि कैसे हमने ग्रुप्स लगाए हैं। थायमिन, टेक्निकल की बारी आ गई तो टेक्निकली यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, 2 जगह ऑक्सीजन ग्रुप्स आ गए। और यहाँ पे एडिशनल चीज़ आई है वो है मिथाइल ग्रुप, 5th पोजीशन पे। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों सेम है। थायमिन में 2 और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो हमने बोल दिया 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। ठीक है, तो ये सिंपल था। उसके बाद यूरासिल तो सबसे इजी है। साइटोस्केलेटन में आपका सेकंड और 4th पोजीशन में दोनों तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इसे 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। ठीक है, तो ऐसे आपने स्ट्रक्चर करने हैं, सीरीज वाइज कर लो। ये ऐसे यूरासिल से भी कर सकते हो, दोनों तरफ 2 और 4th में ऑक्सीजन आ गया। थायमिन में भी दोनों तरफ ऑक्सीजन है, बस 5th में मिथाइल ग्रुप आ गया। और साइटोसिन की अगर बात आई तो अलग अलग, दोनों ही ग्रुप अलग अलग है, ऑक्सीजन सेकंड में और 4th में अमाइनो ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से आपने तीनों स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। इसके बाद है बेस पेयर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं शुगर की तरफ, इनके स्ट्रक्चर कैसे लर्न करने हैं। पेंटोज है तो 5 मेंबर रिंग बना ली हमने, C5। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने जैसे याद किया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर से रिपीटेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब OH ग्रुप आ गया, तो इसके ऑपोजिट H ग्रुप आ गया, OH के साथ H। इसे मैंने अभी छोड़ दिया है। ठीक है, इसे अभी मैं भूल जाती हूँ। OH और H आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका उल्टा आ गया, यहाँ H नीचे था, यहाँ पे H ऊपर, तो ऑटोमेटिकली OH नीचे आ गया, इसका ऑपोजिट इस पोजीशन पे है। ठीक है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ H ऊपर था तो यहाँ पे H नीचे आ गया और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऊपर आ गया। तो ऐसे मैंने लर्न किया था। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है दोनों में ही। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करते हैं, OH, तो ऑपोजिट में H आ गया। अब थर्ड में जब मैं नंबरिंग करूँगी ये H ऊपर होगा और इसमें फिर से इसमें ये H नीचे होगा। ठीक है, नीचे ये ऊपर ये नीचे और ऑपोजिट्स में आपके OH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे ये। ठीक है, ऐसे होगा। और इसके बाद DNA में अगर हम देखें सेम है ये चीज़, ऑक्सीजन, ठीक है, OH नीचे H, थर्ड पोजीशन में ये H ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ये H यहाँ पे नीचे आ गया और ऑपोजिट में आपने OH और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग क्या आ गया है, RNA के केस में H और OH आ जाएगा, DNA के केस में यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। ये मेन चीज़ है याद रखने वाली C2 पोजीशन में। ठीक है, DNA में सिर्फ हाइड्रोजन है, RNA में HOH आ गया, जैसे इधर प्रेजेंट था थर्ड पोजीशन पे H और OH नीचे, यहाँ भी ऐसी H और OH। तो इस तरीके से पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर है। अब हमारी बात आती है कि
ये सारे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो, आपने जो ध्यान पे रखना है वो है पेंटोज शुगर को, ठीक है। पेंटोज, ये हमारा शुगर है पेंटोज, ठीक है। इसके C1 पोजीशन में, मतलब यहाँ पे C1 पोजीशन में इसके साथ हमेशा बेस पेयर कनेक्ट होगा। क्या कनेक्ट होगा? बेस पेयर, ठीक है। ये देखो, ये C1 है और यहाँ ऊपर बेस पेयर आपका एडिनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा बेस पेयर कनेक्टेड होता है C1 पोजीशन के साथ शुगर के, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे हम बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब शुगर पे ही फिर से फोकस करो। शुगर के 3rd पोजीशन पे और 5th, ठीक है। हमारा DNA कैसे चलता है? 5' to 3' और 3' to 5', एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ये दोनों ही चलते हैं। तो इसलिए शुगर के 3rd जो कार्बन है, 3rd कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, फिर ये 5th कार्बन के साथ जाके मिलता है। तो आपका बन गया 3' to 5', ठीक है। तो ऐसे ही ये लिंकेज रहती है। एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेस पेयर शुगर के कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपका आंसर है C1 के साथ, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर पूछ ले कि फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में कैसे आपकी बॉन्डिंग होती है, तो वो है C3C5, ठीक है। 3' to 5', 5' to 3', ये इसका 3rd आ गया, ये 5th आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना 3' और 5' के बीच में, इसे हम बोल देते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दो शुगर के बीच में जब फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड था तो उनके बीच में जो बॉन्ड बना वो है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और शुगर और बेस पेयर के बीच में जो बॉन्ड बना वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नंबरिंग को आपने हमेशा ध्यान पे रखना है, ठीक है। पिरिमिडीन, शुगर क्लॉकवाइज ही चलेंगे नंबरिंग में, ठीक है, क्लॉकवाइज। सिर्फ प्यूरिन है जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। देखो, शुगर में भी हमारा क्लॉकवाइज ही था। क्लॉकवाइज क्या हुआ? ऐसे 1 2 3 4, और ये हमारा 5th कार्बन, तो 5th यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी या कुछ भी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही यहाँ पर हूँ।